नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। रूस के उफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुलाकात ने दोनों देशों के बीच बातचीत की प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया था। दोनों देशों के विदेश सचिवों ने साझा बयान भी दिया, जिसको काफ़ी महत्व दिया जाना चाहिए। ये भी तय पाया कि दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिलकर बैठेंगे, बातचीत करेंगे और मुद्दों को सुलझाने की दिशा में काम करेंगे। लेकिन उसके बाद इस साझा बयान को लेकर पाकिस्तान में जिस तरह की प्रतिक्रियाएं हुई और फिर नेताओं के बयान आए, उससे एक बार फिर से अविश्वास का माहौल पैदा हुआ लगता है। कहा यह जा रहा है कि इस बयान में बलूचिस्तान में भारत की भूमिका पर कुछ नहीं कहा गया। मुंबई हमले की बात तो उठी लेकिन कश्मीर का जिक्र नहीं हुआ। यानी कि पूरी तरह से ये साझा बयान भारत की तरफ या भारत के पक्ष में झुका हुआ लगता है, ऐसे पाकिस्तान की तरफ के लोगों का कहना है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत और पाकिस्तान मुद्दों का हल तलाश कर सकेंगे अगर अविश्वास का माहौल यूं ही बना रहा? क्यों हम 2 कदम आगे बढ़ते हैं और 4 कदम पीछे हट जाते हैं? और आखिर भविष्य में किस तरह से भारत और पाकिस्तान को बात करनी चाहिए? हालांकि इस सबके बीच एक अच्छी खबर ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं अगले साल पाकिस्तान जाएंगे और उसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्टिंग जिसे कहा जाए वो पाकिस्तान में हो रही है। तो इन सब के बीच किस तरह से मुद्दों का हल तलाश किया जाए? मेरे साथ दो जो हैं वरिष्ठ राजदूत भारत के मौजूद हैं। विवेक काजू साहब मौजूद हैं और साथ ही इशरत अजीज़ साहब मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार कमर आगा साहब यहाँ मौजूद हैं और साथ ही असिस्टेंट एडिटर हैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार के शुभजीत रॉय, जो कि भारत पाक पर ख़ास नज़र रखते हैं और विदेश मामलों के खासे जानकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले विवेक काजू जी ये बताइए कि आपसे जब पहले भी बात हो रही थी इसी शो में इसी मुद्दे पर, तो आपने हमें चेताया था कि बहुत ज़्यादा अति उत्साह से काम नहीं लेना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो सही सा साबित हो रहा है। पहले एक साझा बयान आया, बहुत अच्छे माहौल में बात हुई और उसके बाद जो बयान आ रहे हैं कि हमने तो कश्मीर भी उठाया था, हमने तो समझौता भी उठाया था। देखिए, साझा बयान तो अपनी जगह है, लेकिन उसका विश्लेषण ज़रूरी है। कुछ जो आशंकाएं पाकिस्तान में जताई जा रही हैं वो मुझे बेबुनियाद लगती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है उसका ज़िक्र नहीं है, लेकिन डिप्लोमेटिक भाषा में जब ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ किसी बयान में आता है तो उसमें जम्मू कश्मीर शामिल है। तो इस तरह नहीं, ये नहीं मान सकते कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने या पाकिस्तानी साइड ने जम्मू कश्मीर को नज़रअंदाज कर दिया। उसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पाकिस्तान का विचार है कि जब तक ये जो मुद्दे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हुआ, सियाचिन हुआ, जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज वो कहते हैं, जब तक उनका हल नहीं होगा तब तक हम शांति और डेवलपमेंट, विकास का रास्ता नहीं खुलेगा। हम कभी भी इस सोच को भारत ने कभी स्वीकार नहीं किया। भारत समझता है कि शांति स्थापित हो, अगर आर्थिक जो रिलेशनशिप है, संबंध हैं, वो बढ़ें आगे, तो फिर उसके ज़रिए भी दरवाजे खुलेंगे और जो भी हमारे बीच में विवाद हैं, जो मुद्दे हैं, उनका हल तो निकल यानी आएगा। आप ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इस बयान में झुक गया था और इस वजह से ये प्रतिक्रिया हो रही है? क्या भारत को अपर हैंड मिला है इस साझा बयान में? देखिए, अब मेरे तो गुरु मौजूद हैं यहाँ, तो मैं क्या बोलूँ, लेकिन मुझे लगता है कि डिप्लोमेसी में अपर हैंड और लोअर हैंड नहीं होता। ये वनडे क्रिकेट नहीं है या टेस्ट क्रिकेट भी नहीं है कि कोई जीता कोई हारा। ये तो एक प्रोसेस है जो कि चलता है, और उस प्रोसेस में डिप्लोमेसी की उम्मीद यही रहती है और चेष्टा यही रहती है कि दोनों तरफ पे की विजय हो, एक ऐसा हल निकाला जाए जिससे दोनों तरफ संतुष्ट हों। क्यों, जब तक संतोष दोनों को नहीं होगा तब तक उसका हल नहीं निकलेगा। बिल्कुल। इशरत साहब, जी। विवेक काजू जी ये कह रहे हैं कि वनडे का मैच नहीं होता लेकिन टीवी कार्यक्रम तो आधा 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है, तो हमारे लिए तो बड़ी अच्छी बात है कि फ़ौरन कार्यक्रम ख़त्म हुआ और मुद्दे सुलझ गए। लेकिन फिलहाल ये बताइए, क्या आप ये मानते हैं कि क्या आप उन लोगों को कसूरवार ठहराएंगे जो भारत की तरह पाकिस्तान में भी टीवी डिस्कशंस कहीं ना कहीं पूरे एक जो राष्ट्रीय बहस है उस पर हावी हो रहे हैं, या आपको लगता है कि वहाँ भी विपक्ष ने जो है वो भूमिका नहीं निभाई है जो निभानी चाहिए थी? मैं समझता हूँ कि इसको खामखा जो है पाकिस्तान में जो कहा जा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव अप्रोच अडॉप्ट किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मैं तो न्यूज़ मीडिया को कभी क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक चीज़
बड़ी अहम है, जो शुरू से बड़ी ज़ाहिर हो रही है, वो ये है कि उन्होंने जो हमारे जो कहना चाहिए कि पड़ोसी देश हैं, उनके साथ उनको बड़ी इम्पोर्टेंस दी है। ये बिल्कुल ज़ाहिर हो गया है। और उन्होंने सारे पड़ोसी मुल्कों को बुलाया था जब उनका स्वेरिंग इन हुई थी, और उसके बाद भी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी जब नवाज़ शरीफ और प्राइम मिनिस्टर मोदी काठमांडू में थे तो वो मिले, और ये जो इनिशिएटिव लिया उन्होंने, मेरे ख़्याल से उन्होंने फ़ोन किया था शायद 16 जून को, जी। रमज़ान शुरू होने के वक्त। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। ये मौका ऐसा है कि चूँकि प्राइम मिनिस्टर मोदी पड़ोसी मुल्कों से को अहमियत दे रहे हैं, इससे फ़ायदा उठाया जाए ताकि पूरे रीजन में, ख़ासतौर से इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप में एक नुमाया फ़र्क आ सकता है। एक चीज़ मैं कहूँगा ज़रूर, एक मैंने अभी रिसेंटली फिगर देखी थी, पाकिस्तान की जो ये पॉलिसी रही है नेगेटिव पॉलिसी, और जो पाकिस्तान ने तो कहना चाहिए कि एक लो इंटेंसिटी वॉर जिसको कहते हैं, उस पॉलिसी को अडॉप्ट करके जो प्रॉब्लम्स खड़े किए हैं, उनसे उनको भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। और पाकिस्तान की एक इकोनॉमिक सर्वे, ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे है, जिसने ये कहा है कि $100 बिलियन का लॉस पाकिस्तान को 2004 से 2014 के बीच में हुआ है। और ये इतना है कि 134 साल का जो उनका एजुकेशन का बजट है वो पूरा हो सकता है। तो ये सोचिए कि जहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, तो इसे छोटी छोटी बातों को नहीं, लेकिन उठाना। इशरत जैसे आपने बहुत सारे आपने बयान देखे होंगे अपनी नज़रों के सामने से गुजरते हुए, विदेश नीति को बनते बिगड़ते आपने देखा है, लेकिन इस साझा बयान को आपने कैसे पढ़ा? अब मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरत से ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने की बात नहीं है, मगर मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा एक स्टेप फॉरवर्ड है। जी। कमर आगा साहब, एक और बात जो भारत में जिसको लेकर कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म हो रहा है वो ये कि एक उसमें जो 2-3 शब्दों का एक साथ सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया कि ये भारत और पाकिस्तान की साझा जिम्मेदारी है कि इस पूरे क्षेत्र में शांति बनाई रखी जाए। इसमें कहीं ना कहीं भारत में इसको लेकर विवाद हो रहा है कि भारत कहीं झुक गया लगता है, बजाय इसके कि ये कहें कि पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि यहाँ शांति बनाए रखी जाए, बल्कि भारत और पाकिस्तान दोनों की जिम्मेदारी है। मीडिया में इस तरह की अक्सर बातें उठती हैं या अपोजिशन इस तरह की बातें करता है, कोई सवाल ही नहीं होता कि कोई झुके या कोई इस तरह की बात हो। हिंदुस्तान का एक एजेंडा है, उस एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहता है। प्राइम मिनिस्टर का एजेंडा है डेवलपमेंट का, जैसे इशरत अजीज़ साहब, एम्बेसडर साहब अभी बता रहे थे, और उसमें वो चाहते हैं कि साथ में चाहते हैं कि पाकिस्तान भी जुड़ जाए। और दूसरी तरफ एक सार्क का एजेंडा है। हिंदुस्तान काफ़ी समय से कोशिश कर रहा है कि पूरे साउथ एशिया जो क्षेत्र है, इसका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन सेंट्रल एशिया के साथ हो जाए। तो ये दोनों देश, दोनों क्षेत्र के जो देश डेवलप नहीं हो पाए हैं, बहुत से देश हैं यहाँ पे, कुछ बहुत अमीर हैं लोग, सब कुछ है, लेकिन गुर्बत भी बहुत है इन सभी देशों में। तो ये तभी दूर हो पाएगी जब ये मिल जाए, और उसके लिए पाकिस्तान ने रोक लगाए हुए है, जाने नहीं दे रहा। तो दो चीज़ें हैं, इंडिया ये चाहता है एक तो, और सार्क भी यही चाहता है कि ये जो कनेक्टिविटी जो पाकिस्तान ने रोक रखी है वो कनेक्टिविटी मिले, ताकि पूरा क्षेत्र, दोनों क्षेत्र डेवलप हों। और दूसरी बात ये कि जो मसले हैं काफ़ी समय से चलते चले आ रहे हैं, उनमें सुधार होना चाहिए। उसमें कश्मीर भी है, जैसे एम्बेसडर काटजू साहब ने कहा कि सारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं, कश्मीर भी हैं, उसकी बात की जा सकती है, उस पर भी है। लेकिन मुश्किल ये है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ समय से हम ये देख रहे हैं कि वहाँ की सिविलियन गवर्नमेंट तो ज़रूर चाहती है, लगता है कि चाहती है। नवाज़ शरीफ साहब बार बार कोशिश कर रहे हैं, 2 बार, एक बार वो स्वयं यहाँ पे आए, फिर वहाँ पे मिले भी वहाँ से, लेकिन वहाँ का जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ की आर्मी सेना जो है, वो बिल्कुल पक्ष में नहीं है कि भारत से किसी किस्म की दोस्ती हो। दूसरी तरफ एक चीज़ और भी है कि पाकिस्तान के ऊपर इस समय जब से चाइना का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ता चला जा रहा है, मुझको तो ऐसा लगता है कि जैसे अमेरिकन इन्फ्लुएंस थोड़ा कम हो रहा है। उसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि उनकी एटीट्यूड जो है, जो उनके स्टैंड्स हैं, उसमें और दृढ़ता बढ़ती जा रही है, सख्ती बढ़ती जा रही है इंडिया की तरफ। ये एक चिंता का विषय मैं समझता हूँ।
शुभजीत, आपकी बहुत शानदार 2 रिपोर्ट्स इस दौरान हमने देखी हैं, जिसमें एक में आपने पूरा ये एक पर्दाफाश एक तरह से किया है कि कैसे ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो बातचीत की शुरुआत हुई, और उसमें मैं पूरी कहानी पढ़ रही थी कि आपने बताया है कि किस तरह से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चूँकि लोगों को बुलाया हुआ था, इसलिए इफ्तार पार्टी कैंसिल की यहाँ हाई कमीशन ने। इसके अलावा ये बात बताई गई कि लखवी जेल से रिहा हुए हैं, लेकिन वो पब्लिकली कहीं नहीं देखे गए, कोई भाषण देते हुए नहीं सुना गया, और किस तरह से कोशिश ये की गई कि फूक फूक कर कदम रखे जाएं और कोई भी ऐसा ना लगे कि कोई गैर बराबरी वाला मामला है, दोनों एक ही पायदान पे आते हुए नजर आए। लेकिन उस सब के बावजूद भी जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं वो वैसी नहीं लगती। जी आरफा, देखिए 16 जून को प्रधानमंत्री का फ़ोन कॉल जो किया उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ, उसके बाद से करीब 20 दिन का समय था दोनों देशों को, दोनों साइड्स को एक कंस्ट्रक्टिव, एक प्रोडक्टिव मीटिंग करने को। उस दौरान उन्होंने एनएसएस के बीच में उन्होंने एक थ्रू इनडायरेक्ट थ्रू आर इंडियन एम्बेसी और यहाँ पाकिस्तान हाई कमीशन, दोनों ने मिलकर कोऑर्डिनेट करके ये जो आउटकम्स हैं जो हमने देखे जॉइंट स्टेटमेंट में, उसको अराइव करने में उन्होंने ये डिसीजन लिया। लेकिन उस मीटिंग भी जो घंटे भर की हुई उफ़ा में, उसमें बताया जा रहा है कि काफ़ी कंजीनियल एनवायरनमेंट में, काफ़ी अच्छे एनवायरनमेंट में बातचीत हुई, जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री ने लखवी के मुद्दे को बहुत डायरेक्टली उठाया था, और जैसे नवाज शरीफ साहब ने भी अपने हिसाब से उन्होंने जो बॉर्डर में जो वायलेंस रहा है, जो सीज़ फायर वायलेशंस रहे हैं, उस और वर्किंग बाउंड्री का जो वायलेशन रहा है पिछले कुछ महीनों में, वो भी उठाया गया था। लेकिन तो दोनों चीज़ों पे 2 मीटिंग्स का स्पेसिफिक फॉर्मेट पे तय हुआ। एक ये कि एनएसएस के बीच में बातचीत होगी, दूसरे डीजीज़ के बीच, बीएसएफ और डीजी रेंजर्स के बीच में बातचीत होगी। अब जब सरताज अजीज़ वापस गए हैं और उनको डोमेस्टिक ऑडियंस को जब फेस करना पड़ा है, तब उनकी वो, चूँकि जम्मू एंड कश्मीर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, इस चीज़ को लेके डोमेस्टिक ऑडियंस को सूट करने के लिए उनके बयान आए हैं। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक है, अगर आप सरताज अजीज़ का बयान कल बहुत ध्यान से सुने, जो कि मैं सुन रहा था, उसमें कि 1-2 बातें हैं। एक उन्होंने मिक्स करा है, एक है कि जो उफ़ा में बातचीत में बातें की गई, दूसरा जो पाकिस्तान की लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशंस हैं, इन दोनों को मिक्स करके उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा। लेकिन शुभजीत, इसके अलावा जो उन्होंने बात कही है कि हाँ हमने समझौता मुद्दा उठाया, हमने कश्मीर भी उठाया, और ये ट्रैक 2 के जरिए हम इस पर बात करेंगे, क्या ये इनकी बात को माना जा सकता है? जी, हमारे पास वो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक डायलॉग के बजाय इसको ट्रैक 2 पर लेकर आएंगे, अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस जिसका जिक्र आपने किया उसको इस तरह समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं। तो ये बाद में कवर अप करने का तरीका है उनका, या वाकई ये बात सही है? देखिए, समझौता वाला अगर आप उनके बयान देखें, उन्होंने ये कहा है कि हमारा ये लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन रहा है कि समझौता एक्सप्रेस को वाले मुद्दे को भी एड्रेस करना चाहिए, जिस तरह आप 26/11 को एड्रेस कर रहे हैं, जो भारत कभी भी नहीं माना है। भारत दोनों की इक्वेट नहीं करता है, भारतीय एस्टैब्लिशमेंट। अब बात आती है कि अब आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो जो एनएसएस, जो टेररिज्म वाले मुद्दे पे जो मिलेंगे, बातचीत होगी, उस वक्त मेरा मानना ये है, जो कि मैंने आज लिखा भी है, कि सरताज अजीज़ इज़ फ्री टू रेज ऑल दीज इश्यूज एट एन ऑफिशियल लेवल, विच इंडिया हैज़ ऑलवेज सेड कि कभी भी आपको कोई भी प्रूफ है, कोई एविडेंस है, उसको आप ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू हमें एविडेंस दीजिए। जी, विवेक काजू जी, अपनी बात आप कहिए, फिर मैं सवाल भी पूछूंगी आपसे। वर्किंग बाउंड्री कुछ नहीं होता है। जी, पाकिस्तान कहता है वर्किंग बाउंड्री, वो इंटरनेशनल बॉर्डर, जहाँ तक हम, तो एक छोटी चीज़ थी। मैं विवेक काजू जी, मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया पे फिर हालांकि बात आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो देश का रिएक्शन है मीडिया के जरिए ही हम तक पहुंचता है, वहाँ जो अविश्वास है उसकी हद ये है कि ये तक भी नापा जा रहा है कि कितने कदम नवाज शरीफ चले और कितने कदम पीएम मोदी चले, और असेसमेंट वहाँ पर ये हुआ है कि पीएम मोदी एक जगह पर खड़े रहे और नवाज शरीफ को चल के ये कहा गया कि उनके सिंहासन तक आना पड़ा
पड़ा, ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में, ऐसे माहौल में पहली बात तो बातचीत कहाँ तक होगी? दूसरी बात, क्या आप मानते हैं कि यहाँ तक पहुँचने का जो सबब है वो अमेरिकन मध्यस्थता भी है? क्या अमरीकी मध्यस्थता है? क्योंकि जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है वो बताया जा रहा है कि अमेरिका से सीधे उधार लिए गए हैं। देखिए, पहली चीज़ तो मैं कहूँ कि ये बचपना होता है, नाक की बात होती है, इसमें कुछ कि कौन आगे बढ़ा कौन पीछे गया, इसमें ज़्यादा हमें जाना नहीं चाहिए। और इतनी चीजें तो प्रोटोकॉल से ही तय होती नहीं, हैं। प्रोटोकॉल हाँ। से तय होती हैं, प्रोटोकॉल ऑब्जर्व किएगा। प्रधानमंत्री तो हमेशा प्रोटोकॉल ऑब्जर्व करते हैं, तो इसमें अगर वहाँ बातचीत हो रही तो उसको नज़रअंदाजी कर दें तो अच्छा है। अब आपने जो बात उठाई अमरीकी इन्फ्लुएंस की, प्रभाव की, मेरा अपना अनुभव ये रहा है कि सुझाव बहुत देश देते हैं, सुझाव सुने जाते हैं, लेकिन कोई भी भारत सरकार, कोई भी हो, वो कभी भी एक्शन नहीं लेती किसी विदेशी प्रभाव में। वो अपना हित समझ के, जो अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ है उसको देख के, अब भारत की सिचुएशन को देख के वो फिर अपने कदम, अपनी नीति बनाती है। क्या अमेरिका के लिए भी हम ये कह सकते हैं? क्या वो भी कोई भी देश है? बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, अब सब सिचुएशन देखी जाती है। हम अगर अंतर्राष्ट्रीय समाज में रहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सुझाव भी उनके बारे में भी सोचा जाता है, लेकिन अपने हितों को कभी त्यागा नहीं जाता। और मैं समझता हूँ कोई भारत की सरकार आने वाले दिनों में भी ऐसा नहीं करेगी। जहाँ तक बात रही पाकिस्तान में रिएक्शन की, एक तो न्यूज़पेपर्स के रिएक्शन हैं, रिलीजियस पार्टीज के हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हमें सोचना है कि पाकिस्तान की सेना का क्या रिएक्शन है। क्या वो नवाज शरीफ के साथ है इसमें? और मेरा मानना ये ज़रूर है कि जब हमारे राष्ट्रीय सलाहकार मिलेंगे, सरताज अजीज डोवल साहब जब मिलेंगे, तो फिर कठोर बातें होंगी। हाँ, एटमॉस्फेयर हमेशा भारत पाकिस्तान की मीटिंग्स का, चाहे किसी भी स्तर की हो, बड़ा अच्छा होता है। कठोर शब्दों का भी इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन एटमॉस्फेयर कभी खराब नहीं होता, वो दोस्ताना ही चलता रहता है। वो अजीब सा एक खेल है कि अगर हम समझते हैं कि बाहर वहाँ पे बहुत तेज दिखाया गया, कभी नहीं होता। तो ये एक मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरा अपना थोड़ा सा अनुभव रहा है इन मीटिंग्स का, तो उसमें कभी भी हंसी मजाकी होता है, लेकिन हाँ, बाहर क्या कहा गया वो अलग चीज़ है। एक और चीज़ मैं आपसे कहूँ जो मेरे लिए महत्वपूर्ण, अगर हम कोई भी लाल रेखाएं खींचते हैं तो फिर उन लाल रेखाओं का अमल करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उन पर अमल ना करें तो फिर एक किस्म से हमारे लिए एक कंटेम्प्ट हो जाता है। और आखिरी बिंदु, देखिए, ये जॉइंट स्टेटमेंट से कोई डायलॉग प्रोसेस शुरू नहीं हो रहा। ऐसा नहीं मानते आप? नहीं, ये क्योंकि फुल डायलॉग प्रोसेस तो इन्हीं विषयों पर तो नहीं है ना, वो तो पूरे हमारे जो संबंध हैं, जो उस पर व्यापक रूप से। और लाल रेखाएं आप किसको कह रहे हैं? हुर्रियत से जो मुलाकात करते हैं पाकिस्तानी लेकिन ये तो नुमाइंदे, हमेशा से होता हुआ है। नहीं, देखिए, उसमें बात एक ये है, हमारा मानना ये है कि पाकिस्तान और हमारे बीच में कोई और पार्टी नहीं आएगी। पाकिस्तानी हमेशा से चाहते हैं कि हुर्रियत को एक किस्म से थर्ड पार्टी का दर्जा तो ये पिछली सरकारों की गलती रही है कि मैं मानता हूं कि उनकी गलती रही है। मोदी सरकार ने ये सुधारा था, लेकिन फिर तो ऐसा नहीं हुआ। नहीं तो अगर तो वो फिर तो ये हम कहेंगे कि लाल रेखा खींची गई और उससे आप पीछे जा रहे हैं, जो मैं समझता हूं गलत। बहुत महत्वपूर्ण आप सवाल उठा रहे हैं इरशाद अजीज साहब, कितना आप इस बात से लेकिन एक सहमत चीज हैं? मैं कह दूं कि इफ्तार में जाना या सोशल ओकेजन में हुर्रियत के नुमाइंदों से और पाकिस्तानी की दूतावास के लोगों का यहाँ मिलना, वो मैं नहीं कहता हूँ थर्ड पार्टी, नहीं लगता। लेकिन अगर ब्रीफिंग उनकी हो रही है, इस तरह का बयानात हो रहे हैं जो थर्ड पार्टी का दर्जा दे रहे हैं, वो गलत। इरशाद अजीज साहब, किस हद तक आप मानते हैं कि आपको लगता है कि अपना एक स्टैंड लेकर हम पहले बात ना करके दबाव बनाया और फिर ये समझ बन रही थी कि अब बात करके दबाव बनाएंगे, क्या ये समझ ठीक है? या जिन रेड लाइंस का, लाल रेखाओं का जिक्र कर रहे हैं एम्बेसडर काटजू, वो ठीक है? एक स्टैंड हम लेते हैं और फिर थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। लाल रेखा की बात तो ऐसी है कि रेखा खींचने से पहले बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार खींच गई और उस पर आपने अमल नहीं किया तो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि एक नेशन की क्रेडिबिलिटी की बात है। मैं इसमें ज़्यादा इसको अहमियत नहीं दूंगा कि कहाँ लाल रेखा हमने खींची थी, कौन सी खींची थी, कौन सी लाल रेखा हम फॉलो कर रहे हैं, कौन सी नहीं कर रहे हैं। मैं कुछ दूसरे ही तरीके से इसको देखता हूँ। छोटी छोटी बातों का जिक्र है, मगर हम ये भूल रहे हैं कि इंडिया की और पाकिस्तान की पॉपुलेशन 1.5 बिलियन है, उसके फ्यूचर का सवाल है। तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर
मोदी का इस मामले में एक विजन ज़रूर है नेबर्स के साथ, क्योंकि जब तक कि नेबर्स में ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे पूरा रीजन आगे नहीं बढ़ सकता, और इस रीजन के किसी कंट्री की बाहर क्रेडिबिलिटी और स्टैंडिंग पूरी नहीं हो सकती। यानी जो स्टेचर होना चाहिए वो तभी होगा, हमारा भी या किसी और हमारे नेबर का, जब हम लोगों के आपस के ताल्लुकात ठीक होंगे। मैं समझता हूँ इस बात को जो हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से समझा है, जो बज़ाहिर है जिस तरह से उन्होंने अपने रिलेशनशिप को कंडक्ट करने की कोशिश की है, बिल्कुल। अभी ये नहीं हुआ है कि उसका कोई नतीजा बहुत बड़ा निकल आया है, मगर कोशिश पहल तो हुई है कर कम से रहे कम। हैं। बिल्कुल। तो मैं मैं समझता हूँ कि जी। वो अहम है। सबसे अहम चीज़ बिल्कुल। है। अरशद अज़ीज़ साहब कह रहे हैं कि वो लाल रेखाओं को नहीं मानते। अब तक हम बात कर रहे थे कि किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी नेता और मीडिया एक्सपर्ट्स, लेकिन यहाँ 3 महत्वपूर्ण नेताओं के, मंत्रियों के बयान हैं हमारी सरकार के। उनमें से सुषमा स्वराज ने पहले शुरुआत की, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद और हिंसा का दामन नहीं छोड़ेगा तो हम बातचीत नहीं करेंगे। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर का बयान आया कि आतंकवादियों का मुकाबला हम आतंकवादियों से करेंगे। उसके बाद एक और मंत्री का बयान आया कि हम जब चाहेंगे अपनी मर्जी से अपनी चॉइस की जगह पर हमला करेंगे। तो ये जिस तरह के बयान हैं और जिस विजन का जिक्र कर रहे हैं अभी इशरत अजीज़ साहब, इसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आता है, कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये इसलिए कहे गए हैं, स्टेटमेंट किसी संदर्भ में उन्हीं ने कहा होगा कि अगर पाकिस्तान का सीमा रेखा का उल्लंघन होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, यानी हमारी सीमा सुरक्षा बल जो है वो उसका जवाब देंगे उस तरीके से। या डिफेंस मिनिस्टर ने ये का जो स्टेटमेंट, तो ये किसी न किसी संदर्भ में उन्हीं ने ये जवाब दिए हैं, और ऐसा होता है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान हमेशा इस तरह से बैठा नहीं रहेगा, बल्कि उसको एक उसका जवाब दिया जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर हुर्रियत को इन्वॉल्व करता है पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कश्मीर के लिए या हिंदुस्तान के किसी मामले में कोई उससे मदद नहीं मिलेगी, बल्कि जो उसकी वजह से और कॉम्प्लिकेटेड मामला में और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, और उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा बातचीत का या किसी भी चीज़ का, और हुर्रियत की वजह से ही एक प्रॉब्लम बनी हुई है कश्मीर के अंदर। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं और कहना चाह रहा था, सेना के स्टेट का क्या रवैया होगा। देखिए, एक 2-3 चीज़ें हैं जिससे ऐसा लगता है कि उनका वो खुश नहीं है इस बातचीत से। पहली बात तो ये कि जिस ज़माने में बातचीत हो रही थी, जैसे ही ये तय हुआ कि बातचीत होगी, सीमा रेखा का उल्लंघन शुरू हो गया। फिर उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर की जो वार्निंग और थ्रेट जो उन्होंने दिया कि वो न्यूक्लियर वेपन तक की उन्होंने बात कर ली, तो मैं समझता हूँ कि वो सारे स्टेटमेंट जो दिए गए थे, या तो सेना के को खुश करने के लिए दिए गए थे, या सेना ने उनको रोका भी नहीं, कोई इस तरह का स्टेटमेंट उसके बाद भी नहीं आया। तो वहाँ की सेना अध्यक्ष या सेना के जो बड़े वरिष्ठ ऑफिसर या उनके मिनिस्टर्स के जिस आपको तरह नहीं से लगता कि वो बहुत संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट नहीं जी नजर हाँ। आते। आखिर मेरे और पास 2 जैसा मिनट बचे पहले हैं। जी, मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी कि ये भी इस बात पे भी चर्चा हो रही है कि जिस स्तर की बातचीत तय हुई है कि जिन जिन अधिकारियों के बीच बातचीत होगी, उससे सीधे तौर पर ये पता चलता है कि सुरक्षा के मुद्दों पर ही बात हो रही है, राजनीति को नहीं छुआ जा रहा है। हाँ, यही मैंने आपसे अर्ज जी। किया कि पूरा डायलॉग प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ है। जो महत्वपूर्ण विषय हमारे लिए हैं, और यानी आतंकवाद और फिर सीमा पर शांति बनी रहे, जो कि पाकिस्तान के लिए भी महत्वपूर्ण है, मैं मानता हूँ, उस पर होगी। सेना का एक मैं वाक्य कह दूं, पाकिस्तानी सेना भारत को इटर्नल थ्रेट के रूप में देखती है। वो कहती है कि भारत परमानेंट शत्रु है, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जब तक ये सोच पाकिस्तानी सेना की रही, तब तक हमें मुश्किल होती रहेगी। शुभजीत, आखिरी मेरे पास मिनट बचा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत और पाकिस्तान ऐसे देश हैं कि पिछले 10-15 साल के दौरान भी लगातार मुलाकातें हुई हैं, लेकिन एक दूसरे के देश में नहीं होती, दुनिया भर में दूसरे मुल्कों में जाके मुलाकातें होती हैं, साइड लाइन्स पर होती हैं, और अभी भी इसी तरह की मुलाकात हुई है। लेकिन पहली बार अब ये घोषणा हुई है कि पीएम मोदी अगले साल जाएंगे पाकिस्तान। उम्मीद है कि वो जा पाएँ। इसको लेकर काफ़ी गुडविल वहाँ पर देखी जा रही है पाकिस्तानी मीडिया में। जी, अभी 1 साल या सवा साल रहता है जब मोदी जी जाएंगे वहाँ पे पाकिस्तान। उससे पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि बातचीत की शुरुआत हो किसी न किसी फॉर्म पे। तो NSA के बीच में बातचीत, फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में बातचीत, और फिर अगर इन सब मुद्दों में थोड़ा भी कुछ भी प्रोग्रेस हुआ तो फिर गुंजाइश है कि आगे भी और भी मुद्दों पे बातचीत हो सकती है, ताकि बाद में जब प्राइम मिनिस्टर जाएं इस्लामाबाद,
सार्क समिट के लिए, तब फिर उनके पास कोई प्रोडक्टिव आउटकम्स बायलैटरली दिखाने के लिए हों, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा हो सकता है। जी, लेकिन जिस तरह से एससीओ में लेकर बात हो रही है कि अभी तक जो रोल एक तरह से अमेरिका अदा करता रहा है, कहीं ना कहीं वो चीन और रूस को मिल रहा है, आप इस बात से सहमत हैं कि क्या वाकई ये जो एक प्रभाव है, ये भी नज़र आ रहा है कि चीन का लगातार जो एक प्रभाव पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे नज़र आ रहा है, वो भी वजह है कि 2 कदम वहाँ से भी आगे बढ़ रहे हैं? जी, एक बहुत छोटा सा इसमें फैक्टॉइड ये है कि प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात के ठीक बाद नवाज शरीफ की मुलाकात शी जिनपिंग की थी, वहीं पर ही उसी वेन्यू में। तो जाहिर सी बात है, एक बहुत ही बिकॉज पाकिस्तान चाइना ऑल वेदर फ्रेंड्स मानते हैं एक दूसरे को, तो इस वजह से उनका इम्पैक्ट एक दूसरे के पॉलिसीज़ पे बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हमने पिछले दिनों भी देखा है, जब यूएन में भी ये देखा गया है, जब लखवी के लिस्टिंग के बारे में जब मुद्दा आया था, तब भी ये देखा गया है। तो ये मुद्दा भारत को के सामने चुनौती है और ये देखना पड़ेगा किस तरह से इंटरनेशनली हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। आखिरी वाक्य क्या शुभजीत ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सार्क दौरे के साथ साथ द्विपक्षीय यात्रा भी करना चाहते हैं पाकिस्तान की? जी, ये सोच चल रही है। ये बात सच है कि इसको लेकर एक उलझन है कि क्या वाकई वो सार्क में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं खबरें जब आधी अधूरी आती हैं कि मोदी जाएंगे पाकिस्तान, तो क्या वो सार्क में हिस्सा लेने जा रहे हैं या बाकायदा इसको द्विपक्षीय बातचीत माना जाएगा? जी देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच में जब भी प्रधानमंत्री एक दूसरे के देशों में जाते हैं तो कारजू साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं, उनके जूनियर डिप्लोमेट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ संपर्क में ज़रूर रहेंगे और मेरे ख्याल से कुछ पॉजिटिव आउटकम ज़रूर कोशिश होगी, जो कि दोनों प्रधानमंत्री चाहेंगे कि कुछ ऐसा, यानी कि साइड लाइन पे होते होते मेन लाइन पे कब आ जाए कुछ पता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभजीत अजीज साहब, विवेक कारजू जी और साथ ही कमर आगा साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। तो साफ तौर पर जिस तरह का विश्वास का माहौल है, तो दोनों देशों में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर एक एहसास पैदा हो रहा है कि अगर ये अविश्वास कम नहीं हुआ, विश्वास में तब्दील नहीं हुआ, तो शायद जो बातचीत की सड़क है उस पर चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।